तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नई डिजीज के साथ जिसका नाम है कावासाकी डिजीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसके अंदर अपना बस लास्ट डिजीज बची है जिसका नाम है कावासाकी डिजीज। ठीक है, तो कावासाकी डिजीज को एक और नाम से भी जाना जाता है, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। लिम्फ नोड सिंड्रोम ये है कावासाकी डिजीज का दूसरा नाम। अब इस नाम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए म्यूका का मतलब है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका मतलब है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूको का मतलब है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ की? ओरल कैविटी की और कंजक्टाइवा की। कंजक्टाइवा क्या होता है? आईज के अंदर होती है। ठीक है, ऑफ ओरल कैविटी और कंजक्टाइवा, ओरल कैविटी और कंजक्टाइवा। ठीक है, यहां की म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। ठीक है, क्यूटेनियस का मतलब है स्किन। ओके, उसके बाद है लिम्फ नोड। यहां पे लिम्फ नोड का मतलब है लिम्फ नोड एडिनोपैथी, यानी एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। इसका मतलब है लिम्फ नोड एडिनोपैथी। एडिनोपैथी का मतलब लिम्फ एडिनोपैथी या लिम्फ नोड एडिनोपैथी का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स एडिनोपैथी। उसके बाद सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीज। दिस इज द कावासाकी डिजीज फॉर यू। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें अफेक्ट होएगी। सबसे पहले तो लिम्फ नोड अफेक्ट होएगी, एक स्किन अफेक्ट होएगी, एक म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होएगी, ओरल कैविटी की और कंजक्टाइवा की। ठीक है, तो वो डिजीज जिसके अंदर ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं हम कावासाकी डिजीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट द डिजीज ऑल्सो नोन एज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। सीएचओ के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है, कावासाकी डिजीज को किस नाम से जाना जाता है? म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। ओके, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नाउ वी राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज ए acute सेल्फ लिमिटिंग, एक एक्यूट है और सेल्फ लिमिटिंग है और मल्टी सिस्टम, एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग मल्टी सिस्टम वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स। ठीक है, वस्कुलाइटिस ऑफ मीडियम साइज आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज। ठीक है, ऑफ मीडियम साइज आर्टरीज। ठीक है, एस्पेशली अगर स्पेशली बात करी जाए तो मेनली जो अफेक्ट होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और अपने को पता है कोरोनरी आर्टरी कहां पे प्रेजेंट होती है? हार्ट के अंदर। इसके अंदर अभी लेटेस्ट की बात करूं, लेटेस्ट अभी नोरसेट हुआ था, नोरसेट 9 के अंदर मेंस के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था कि कावासाकी डिजीज
कौन से साइज की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज या स्मॉल एंड मीडियम साइज। तो यहां पे आपका आंसर चला जाएगा मीडियम साइज आर्टरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नोट सेट 9 के मेंस में पूछा गया था। ठीक है, ओके। तो क्या बताया मैंने डिजीज के बारे में, एक ऐसी डिजीज है जो एक्यूट है यानी शॉर्ट टर्म तक होती है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर वस्कुलाइटिस देखने को मिलते हैं, यानी वस्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन सी भी ब्लड वेसल, मीडियम साइज ब्लड वेसल। और सबसे मेनली कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है, कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी कावासाकी डिजीज। ओके, अब बात करते हैं इसका इंसिडेंस कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे इंसिडेंस। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है ये डिजीज, देखो सबसे पहले तो ये चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होती है, बच्चों के अंदर। वे बच्चे जिनकी एज लेस देन 5 ईयर होती है। ठीक है, जिसकी एज लेस देन 5 ईयर होती है। और अगर 5 ईयर में भी पूछे भाई सबसे मेनली कौन सी एज के बच्चे अफेक्ट होते हैं, तो ये अफेक्ट होते हैं 18 से लेके 24 मंथ के बेबी। ठीक है, यहाँ पे 18 से 24 मंथ के बेबी सबसे हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं कावासाकी डिजीज के। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं ये है रेयर आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। और अगर एरिया की बात करें जाए तो साउथ एशियन कंट्रीज जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, ऐसे कंट्रीज साउथ एशिया में। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलती है। साउथ एशिया। ठीक है, तो ये है इसका इंसिडेंस। इंसिडेंस में हाईलाइट कीजिए इसका पीक टाइम 18 से 24 मंथ में। ठीक है, ये देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी देखो, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पहली बात तो इसका डायरेक्ट कोई कोज नहीं होता, बस ये किसी ना किसी फैक्टर की वजह से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। नाउ वी टॉक अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी की। देखो, किसी भी रीजन की वजह से ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट भी ऐसा हो जाता है कि ओवर एक्टिव हो जाता है। क्या हुआ है, इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लग गया, ओवर रिएक्ट करना लग गया, जिससे क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे साइटोकाइंस हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी एकदम से। क्या हुआ है, इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन की वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बॉडी के अंदर रिलीज होना शुरू करा। और इन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह वगैरह, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टारगेट किया है मीडियम साइज आर्टरीज को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, टारगेट किया है मीडियम साइज आर्टरीज को। ठीक है, मीडियम साइड आर्टरीज की भी मेनली बात करा जाए, कौन सी आर्टरी सबसे मेनली इन्वॉल्व होती है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी सबसे मेन इन्वॉल्व होती है। तो इसने क्या किया, मीडियम साइज आर्टरी को टारगेट किया। उसकी वजह से भाई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आके एक्ट करेंगे, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्फ्लामेशन कर दिया ब्लड वेसल्स का, यानी वस्कुलाइटिस देखने को मिलेगी अपने को। अब इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन से ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती है, वीक हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे अगर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आके एक्ट करेंगे तो वो ब्लड वेसल्स वीक होएगी या नहीं होएगी, हाँ जी बिल्कुल होएगी। ठीक है, तो वीकनेस ऑफ ब्लड वेसल, वीकनेस ऑफ ब्लड वेसल,
अब ब्लड वेसल होगी वीक। अब वीक होने के बाद क्या होएगा, वीक होगी तो यानी उसकी वॉल भी वीक होगी, ठीक है। तो उसकी किसी ब्लड वेसल वीक हो गई तो इसका मतलब यही तो है, उस ब्लड वेसल की वाल वीक हो गई है, और वाल वीक हो गई है तो उससे क्या वहां पे एन्यूरिज्म नहीं बन जाएगा। अब आपको पता है एन्यूरिज्म क्या होता है, ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे वॉल की वीकनिंग होने की वजह से ऐसा बैलून का फॉर्मेशन हो जाता है जहां पे ब्लड फिल हो जाता है। आपने कार्डियो में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा था एक बार कार्डियो को ओपन करके पढ़ लीजिए, ठीक है। कि एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर बैलून फॉर्मेशन हो जाता है, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, ब्लड वेसल की वॉल्स का वीक हो जाना। तो यहाँ पे एन्यूरिज्म फॉर्म हो गया है। अब एन्यूरिज्म की वजह से क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। एन्यूरिज्म फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले तो एन्यूरिज्म फॉर्म होने की वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के चांस बढ़ेंगे। क्या होएगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म होने के चांस सबसे पहले एन्यूरिज्म की वजह से इंक्रीज चांसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक बात है भाई, ब्लड इकट्ठा होएगा तो क्लॉट तो होएगा ही होएगा। सेकंड एंड लास्ट थर्ड, सेकंड यहां पे क्या होएगा, यहां पे हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा। हमने कार्डियो में पढ़ा होगा एन्यूरिज्म कैन कोज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, बेबी के अंदर हार्ट अटैक का भी चांस बढ़ गया। तीसरा, इंक्रीज चांसेस ऑफ जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर भी तो किसी भी टाइम पे हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कावासाकी डिजीज, जिसके अंदर किसी कारण की वजह से इम्यून सिस्टम एक्ट हो गया, जिसने इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर दिए। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ने क्या करा, मीडियम साइज ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके वहां पे इन्फ्लामेशन कर दी। इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे क्या होगी, वहां पे एन्यूरिज्म डेवलप हो गया। एन्यूरिज्म की वजह से तीन चीजें के रिस्क बढ़ गया, क्लॉट फॉर्मेशन का, कार्डियक अरेस्ट का और एन्यूरिज्म रप्चर होने का। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कावासाकी डिजीज। अब मैं बात करता हूं व्हाट आर द इटियोलॉजी, व्हाट कैन बी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी हो क्या सकती है। तो मैं बात करता हूं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब कोजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहला तो इसका मेन कोज है अननोन, हमें पता ही नहीं भाई क्या कारण है, ठीक है। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, अपने को पता ही नहीं क्या कारण है, ठीक है। लेकिन इसका कारण अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या, हाइपर रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। तीसरा ऐसा देखा गया है स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन होने के बाद ना ये डिजीज प्रोवोक हो जाती है, ठीक है। तो ट्रिगर्ड बाई स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, बेबी को स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ, ये डिजीज ट्रिगर हो गई, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। ओके, ये थी इटियोलॉजी। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, इसका क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स आपको 3 स्टेज के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। इसका जो क्लिनिकल फीचर होता है ना, वो 3 स्टेज के अंदर आते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट फिब्राइल स्टेज। फिब्राइल का मतलब फीवर, ठीक है, एक्यूट है, ठीक है। इसके अंदर चीजें है ना हाई ग्रेड में होती है, ठीक है। एक्यूट फिब्राइल सीजर ना, एक्यूट फिब्राइल फेज। सेकंड होता है सब एक्यूट फेज। तीसरा होता है कन्वल्सेंट फेज, जो आपने फंडा में भी पढ़े होते हैं। कन्वल्सेंट के अंदर वही सारी चीजें डिक्लाइन होती है, फंडा में आपने पढ़ा होगा कन्वल्सेंट फेज के बारे में, ठीक है।
तो 3 स्टेज होती है, एक्यूट फिब्राइल, सब एक्यूट एंड कन्वल्सेंट स्टेज। ठीक है, सबसे पहली स्टेज की मैं बात करता हूं, पहला स्टेज है एक्यूट फिब्राइल स्टेज। एक्यूट फिब्राइल स्टेज। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट फिब्राइल स्टेज से। तो देखो, एक्यूट फिब्राइल स्टेज सबसे पहले तो ये चलता है 1 से 2 वीक तक। ये चलता है 1 से लेके 2 वीक तक, 1 से 2 वीक तक होता है एक्यूट फिब्राइल स्टेज। इसके अंदर 3 मेनली फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फीचर होता है फीवर। फिब्राइल का मतलब क्या हो गया? फीवर। पहला क्लिनिकल फीचर यहां पे देखने को मिलेगा फीवर, और फीवर भी होगा हाई ग्रेड फीवर। और फीवर कैसा है? ये फीवर है हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर ये मतलब यहां पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 39 डिग्री सेल्सियस होएगा, और ये फीवर ग्रेटर देन 5 डेज तक लगातार रहेगा। और ये फीवर ही है मोस्ट कॉमन साइन। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ एक्यूट फिब्राइल स्टेज। एक्यूट फिब्राइल स्टेज का मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होता है? वो होता है फीवर। ओके, फीवर कितना, कैसा? हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड कितना? ग्रेटर देन 39 डिग्री सेल्सियस। कितने दिन तक? 5 दिन से ज्यादा। ये है मोस्ट कॉमन साइन। अब सेकंड इसके फीचर की बात करें जाए, 3 साइन है इसके अंदर। सेकंड क्लिनिकल फीचर की बात करें तो वो है म्यूकोक्यूटेनियस फीचर्स। तो ये है म्यूकोक्यूटेनियस फीचर्स। ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस फीचर के लिए आप इसका फर्स्ट लाइन पढ़ो। इसको किस नाम से जाना जाता है? म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूको के अंदर क्या चीज है? ओरल कैविटी और कंजक्टाइवा के म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है। क्यूटेनियस का मतलब स्किन अफेक्ट होती है। अब आइए वापस हमने क्लिनिकल फीचर पे। तो यहां पे अपने को क्या लिखना है? म्यूकोक्यूटेनियस फीचर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? म्यूकोक्यूटेनियस फीचर्स। ठीक है, ओके। तो म्यूकोक्यूटेनियस फीचर के अंदर सबसे पहला तो यहां पे देखने को मिलेगी स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था नोरसेट 9 में। अभी जो लेटेस्ट 2 महीने पहले जो नोरसेट हुआ है उसके अंदर आया था ये स्ट्रॉबेरी टंग का एक फोटो आया था। उसके अंदर पूछा गया था कि ये वाला कंडीशन कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिला था, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना था कावासाकी डिजीज। अब बात करें इसका इमेज होती कैसी है, तो दिस इज द स्ट्रॉबेरी टंग। दिख रही है? ये होती है स्ट्रॉबेरी टंग। दिखने में ऐसे लगेगी, देखो जैसे जैसे छोटे छोटे दाने बन रहे हैं ना, ऐसी होती है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी की जैसी टंग हो जाती है। ठीक है, इसको करो हाईलाइट। अब की बार तो ये चीज पूछ लिया कावासाकी डिजीज के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, तो दूसरा ये भी तो पूछ सकता है स्ट्रॉबेरी टंग और कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रॉबेरी टंग इज आल्सो सीन इन स्कारलेट फीवर। ठीक है, इसके सामने लिख लो आल्सो सीन इन स्कारलेट फीवर। ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग के सामने लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है आप, कि स्ट्रॉबेरी टंग इज आल्सो सीन इन स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो पहला म्यूकोक्यूटेनियस चेंज तो हो गया स्ट्रॉबेरी टंग। अब दूसरा की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है? स्वोलन हैंड एंड फिट हो जाएंगे। ठीक है, स्वोलन हैंड्स एंड फिट विद रैशेस। ठीक है, हाथ और पैर के ऊपर रैशेस पड़ जाएंगे। ये कैसे होते हैं एक बार बता दिखाता हूं। पहले बस इसका लास्ट फीचर और लिखे। म्यूकोक्यूटेनियस फीचर का लास्ट होता है कंजक्टिवाइटिस, यानी आईज के अंदर इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन कभी भी आंखों के अंदर होता है तो आंखों का कलर रेड हो जाता है, और यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज देखने को नहीं मिलती कावासाकी डिजीज के अंदर। कंजक्टिवाइटिस विदाउट एनी डिस्चार्ज। कंजक्टिवाइटिस विदाउट डिस्चार्ज। ठीक है,
यहाँ पे कैसा हो जाएगा, रेड कलर आई हो जाएंगे, रेड कलर आईज, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस विदाउट डिस्चार्ज, स्ट्रॉबेरी टंग इज ऑल्सो सीन इन स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो ये चीज, ये है 3 म्यूकोकुटेनियस चेंजेस, ठीक है। एक बार ये इमेज देख लेते हैं म्यूकोकुटेनियस चेंजेस का, देखिए ये है कावासाकी डिजीज का बच्चा। यहाँ पे आंख कैसे हो रही है, रेड ब्लडी शॉट, बिल्कुल लाल लाल आंखें हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज नहीं है। रेड एंड स्वोलन हैंड्स, यहाँ पे क्या है, हाथों और पैरों के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, दिख रहा है आपको इमेज में कैसे, हाथ और पैर के अंदर रेड और स्वोलन पैर भी दिखेंगे, हाथ भी रेड स्वेलन है और पैर भी रेड और स्वोलन है। हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड कितना, ग्रेटर देन 39 डिग्री सेल्सियस फॉर ग्रेटर देन 5 डेज, ठीक है। यहाँ पे टंग कैसी हुई देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के अंदर रैश देखने को मिलेंगे, रैश इन्वॉल्विंग मच ऑफ बॉडी, मैक्सिमम बॉडी के ऊपर रैश देखने को मिलेंगे। ये थे कावासाकी डिजीज, ठीक है। तो कावासाकी डिजीज के एक्यूट स्टेज के अंदर 3 फीचर बताए हैं मैंने। पहला फीचर तो है फीवर, दूसरा है म्यूकोकुटेनियस चेंज, और तीसरा इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही क्या बताया था, म्यूकोक्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब स्किन, ठीक है। और स्किन का हमने बता दिया, स्किन के ऊपर रैश हो जाएंगे। म्यूको का बता दिया, ओरल कैविटी के अंदर हमने क्या हो जाएगा, टंग कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी जैसी हो जाएगी। लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा लिम्फ एडिनोपैथी अपने को पता ही है कहाँ पे देखने को मिलती है, सर्वाइकल के एरिया के अंदर, ठीक है। तो तीसरा फीचर लिख लीजिए, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। थर्ड फीचर विल बी सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। ये थे एक्यूट स्टेज फिब्राइल स्टेज के फीचर्स, तीनों में इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कंजक्टिवाइटिस वाला भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रॉबेरी टंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजों को हाईलाइट कीजिए, ओके। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड स्टेज, जो है सब एक्यूट स्टेज। सेकंड है सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज का बात करें तो ये चलती है 2 से लेके 6 वीक्स तक, ठीक है। ये 2 से लेके 6 वीक तक रहती है, कौन सी स्टेज, सब एक्यूट स्टेज, ठीक है। ये है सब एक्यूट स्टेज, ओके। अब सब एक्यूट स्टेज के अंदर जो भी क्लिनिकल फीचर आते हैं ना, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे 4 मेनली फीचर होते हैं। सबसे पहले सब एक्यूट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है पीलिंग ऑफ फिंगर्स। पीलिंग मतलब उतरना, पीलिंग को उतरने को हम बोलते हैं डेस्क्वामेशन, डेस्क्वामेशन ऑफ फिंगर, ठीक है। ये है मोस्ट कॉमन साइन, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ सब एक्यूट स्टेज। अब डेस्क्वामेशन ऑफ फिंगर क्या होती है, एक बार इमेज में देख लेते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है, फिंगर्स के चारों तरफ से ऐसे स्किन उतरने लग जाती है। दिस इज पीलिंग या डेस्क्वामेशन ऑफ फिंगर्स, ठीक है। ये कहां पे, नेल्स, ज्यादातर अराउंड द नेल्स देखने को मिलती है अपने को, पीलिंग या फीलिंग ऑफ फिंगर्स। सेकंड, यहां पे है थ्रोम्बोसाइटोसिस, यहां पर देखने को मिलती है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाना। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म। इस पॉइंट को भी कीजिए आप हाईलाइट। वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, वो है सब एक्यूट स्टेज। फोर्थ और लास्ट साइन,
ठीक है, यहां पे देखने को मिलता है जॉइंट पेन। ठीक है, ये था आपका सब एक्यूट स्टेज। अब बात करते हैं लास्ट थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जिसका नाम है कन्वल्सेंट स्टेज। कन्वल्सेंट स्टेज आपने फंडा में नहीं तो कम्युनिटी में जरूर पढ़ा होगा कन्वल्सेंट स्टेज के बारे में। ये चलती है, सबसे पहली बात तो ये चलती है 6 से लेके 8 वीक्स तक, 6 से लेके 8 वीक तक चलती है कन्वल्सेंट स्टेज। इसको बोला जाता है रिकवरी स्टेज। यहाँ पे बेबी सारी चीजों से रिकवर हो जाता है। ये थे 3 स्टेज ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, मैंने कौन से बताए? एक्यूट फिब्राइल स्टेज, उसके बाद मैंने बताया सब एक्यूट स्टेज, और तीसरा लास्ट वाला मैंने बताया है कन्वल्सेंट स्टेज। इसके अंदर सबसे मेन एक तो स्ट्रॉबेरी टंग से एग्जाम नोट सेट 9 के अंदर एमसीक्यू आया था। एक ये आया था कि इसके अंदर नोट सेट 9 के अंदर कौन से साइज की ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है मीडियम साइज की ब्लड वेसल। कौन से साइज की? मीडियम साइज की ब्लड वेसल्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। क्लिनिकल फीचर खत्म, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। देखिए, डायग्नोसिस में ना इसका एक क्राइटेरिया, क्लासिकल क्राइटेरिया है, जिसके अंदर ना 5 फीचर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? क्लासिकल क्राइटेरिया जिसके अंदर 5 फीचर है, और इसको कंफर्म करने के लिए 5 में से कोई 4 फीचर बेबी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस में फीवर प्रेजेंट होना चाहिए। तो फीवर अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन इन कावासाकी डिजीज, तो एक्यूट या सब एक्यूट ऐसा कुछ नहीं पूछे, तो सीधा आंख बंद करके फीवर के ऊपर लिखना है आपने टिक। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले इसका एक होता है क्लासिकल क्राइटेरिया। इसका होता है एक क्लासिकल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्लासिकल क्राइटेरिया के अंदर ना क्या चीज होना चाहिए इसको कंफर्म करने के लिए? एक तो फीवर होना चाहिए, प्लस में 4 आउट ऑफ 5 फीचर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, एक तो फीवर जरूर होना चाहिए, प्लस में 5 में से कोई 4 फीचर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जो 5 फीचर अभी मैं लिखवाऊंगा उनमें से कोई 4 फीचर बेबी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, और साथ में फीवर भी होना चाहिए। ठीक है, अब फीचर की मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं फीचर्स की, कौन से फीचर्स होते हैं? ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर फीचर्स की। ठीक है, तो फीचर को आप याद रखने के लिए लिखेंगे क्रैश की फॉर्म में। ठीक है, क्रैश, CRASH, क्रैश। इस तरीके से याद करोगे तो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। क्रैश। सी का मतलब कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मतलब आईज के अंदर इन्फ्लामेशन। ठीक है, और ये कंजक्टिवाइटिस होनी चाहिए बाइलेटरल। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? बाइलेटरल। ऐसा नहीं एक आंख के अंदर हो, एक आंख के अंदर जरूर हो सकता है कुछ इंजरी की वजह से हो गई हो। ठीक है, सेकंड रैश। ठीक है, रैश, ये स्किन के ऊपर रैश होनी चाहिए। थर्ड ए का मतलब होता है एडिनोपैथी। एडिनोपैथी का मतलब सर्वाइकल लिम्फ नोड एडिनोपैथी। ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड एडिनोपैथी, यानी यहां पे इन्वॉल्व होनी चाहिए सर्वाइकल की लिम्फ नोड। एस का मतलब स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, एच का मतलब हैंड फुट चेंजेस, हैंड और फुट में चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, हैंड फुट चेंजेस के अंदर क्या होएगा भाई? अपने को मे बी पैर स्वेलिंग हो, जैसे हमने अभी इमेज के अंदर देखी, स्वेलिंग हो, या डेस्क्वामेशन हो, स्किन के ऊपर फिंगर्स के अराउंड डेस्क्वामेशन हो जाती है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, डेस्क्वामेशन।
स्वेलिंग और डेस्क्वामेशन। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। ओके, इन 5 में से कोई 4 क्लिनिकल फीचर बेबी के अंदर प्रेजेंट हो प्लस फीवर हो तो हम कह देंगे हाँ भाई ये क्राइटेरिया फुलफिल है। ठीक है, तो डायग्नोसिस के अंदर पहला क्या था, क्लासिकल क्राइटेरिया, जिसके अंदर 5 में से कोई 4 फीचर प्लस फीवर हो। ठीक है, ये चीज। उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट। दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे ESR देखेंगे तो वो बड़ा मिलेगा, इंक्रीज ESR देखने को मिलेगा आपको। तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें तो यहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि भाई ऑटो इम्यून बॉडी है प्लस में इन्फ्लामेशंस हैं। ठीक है, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, फोर्थ CBC चेक करेंगे हम, तो CBC के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या, अभी मैंने क्लिनिकल फीचर में बताया यहाँ पे प्लेटलेट्स इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है, फिफ्थ यहां पे हम कर सकते हैं इको के अंदर हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, हार्ट के अंदर एन्यूरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कावासाकी डिजीज। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। हाउ डू वी मैनेज कावासाकी डिजीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ड्रग्स। सबसे पहले ड्रग्स हम कौन सी ड्रग देंगे यहाँ पे हम देंगे इम्यूनोथेरेपी सबसे पहले तो, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून एंटीबॉडी की वजह से हुई है। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, हम देंगे इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी की भी बात करें, जैसे सबसे पहले हम देंगे IVIG, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी। IVIG की एक बोतल आती है 25-30 हज़ार की। ठीक है, और एक बोतल के अंदर 100 ml होता है, 100 ml के अंदर 5 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ये हम दे सकते हैं। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, और एक होती है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है, हम पूरी बॉडी को फिल्टर कर देते हैं, जैसे डायलिसिस होता है ना, सेम प्लाज्मा फेरेसिस मशीन होती है। उसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी एंटीबॉडीज है ना, जितनी भी एंटीबॉडी बनी है बॉडी के खिलाफ, वे सारी निकल जाती है। ठीक है, तो IVIG की डोज की बात करा जाए 2 ग्राम पर kg के हिसाब से दे देंगे। ठीक है, इससे IVIG देने से क्या होता है, एन्यूरिज्म का रिस्क घट जाता है, डिक्रीज चांसेस ऑफ एन्यूरिज्म का रिस्क घट जाता है IVIG देने की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी ड्रग जो देते हैं वो देते हैं एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, एस्पिरिन क्या होती है, एक NSAIDs होती है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो एंटी इंफ्लामेटरी है ये, तो इसके एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन को यूज किया जाता है, प्लस में एस्पिरिन को यूज किया जाता है एज ए ब्लड थिनिंग कंटेंट। ठीक है, तो ये ब्लड को थिन भी करता है, ये ब्लड का क्लोटिंग होने से भी बचाता है। ठीक है, तो एस्पिरिन का हम एंटी इन्फ्लामेटरी होती है ये, और साथ में एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ठीक है, अब एस्पिरिन की डोज की बात करें जाए, स्टार्टिंग में हम जो लोडिंग डोज देते हैं ना, वो हमेशा हर ड्रग का ज्यादा होती है, उसके बाद मेंटेनेंस डोज होती है वो कम हो जाती है। सबसे पहले हम बात करें इनिशियली जो एस्पिरिन दी जाती है ना, वो दी जाती है 30 से लेके 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से इनिशियली, और फिर बाद में यही ड्रग बाद में मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस मतलब वो ड्रग जो बिल्कुल मिनिमम नंबर में हो, जो केवल ड्रग का लेवल मेंटेन करने के लिए दी जाती है, बॉडी के अंदर ड्रग का लेवल मेंटेन रहे उसके लिए दी जाती है, वो होती है मेंटेनेंस डोज।
मेंटेनेंस के लिए बस इनके अंदर से 0 हटा दो, तो 0 हटा देंगे तो 3 से 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दी जाती है एस्पिरिन। ठीक है, ये है एस्पिरिन। ओके, ये फॉर मेंटेनेंस। अब बात करते हैं थर्ड ड्रग। जो थर्ड ड्रग यूज होती है वो एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं हम। ठीक है, वी यूज एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, अगर एन्यूरिज्म अक्कर हो गया है तो, इफ एन्यूरिज्म अक्कर्स देन वी यूज एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, कि क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं ड्रग्स के अलावा, सबसे पहला तो हो गया ड्रग्स, सेकंड मैंने बताया था प्लाज्मा फेरेसिस। एम्स में बहुत किया जाता है, बहुत पेशेंट्स का प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा फेरेसिस के अंदर जैसे डायलिसिस की मशीन होती है ना, वैसे ही मशीन डायलिसिस की जैसे प्लाज्मा फेरेसिस की होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमने किसी पर्सन के प्लाज्मा को निकाल के हेल्दी प्लाज्मा के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, या प्लाज्मा को फिल्टर कर देते हैं। एक तरफ से ब्लड निकलता है, प्लाज्मा फेरेसिस मशीन में जाता है, दूसरी तरफ से ब्लड पेशेंट के अंदर डाल जाता है, वो है प्लाज्मा फेरेसिस। इसमें क्या करना होता है, अपने को पेशेंट की बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडी बनी है ना, सारी फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑटो इम्यून जो भी एंटीबॉडी बनी है वो सारी की सारी फिल्टर हो जाएंगे। उसके बाद एक चीज, ये चीज यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जाएगी उसके बाद पेशेंट कुछ भी अपना रेस्ट करे, नहीं, अपने को फॉलो अप भी करना होता है। फॉलो अप भी यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, क्यों? फॉर कार्डियक इश्यूज, कि कोई कार्डियक इश्यू डेवलप ना हो जाए। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या करने लग रहे हैं, हम देने लग रहे हैं एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन के अंदर एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बीच में रह गई, वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अवॉइड लाइव वैक्सीन्स। ठीक है, अवॉइड करो लाइव वैक्सीन, स्पेशली बात करा जाए तो वेरिसोला वाली, वेरिसेला एंड इन्फ्लुएंजा, वेरिसेला एंड इन्फ्लुएंजा इन चाइल्ड विद एस्पिरिन थेरेपी। ठीक है, इन चाइल्ड विद एस्पिरिन थेरेपी। क्यों? ड्यू टू चांसेस ऑफ, एक सिंड्रोम डेवलप होता है, ड्यू टू चांसेस ऑफ रे सिंड्रोम। अपने को पता है, आपने जरूर से जरूर पढ़ा होगा कि एस्पिरिन के साथ हम अगर ये वैक्सीन देते हैं तो रे सिंड्रोम होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपने जरूर से जरूर ये चीज सुनी होगी। तो ये था आपकी कावासाकी डिजीज, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।